चर्चा के तहत अब हम एक बेहद संजीदा विषय में बात करेंगे। हमारा विषय है ड्रैगन की चाल, गांव का जाल। इसका संदर्भ है अरुणाचल प्रदेश, जिस पर चीन भी अपना कब्जा जताता है। चीन इसको जंगनान क्षेत्र के नाम से संबोधित करता है। यह बताने की कोशिश करता है कि अतीत में जो चीनी साम्राज्य रहा है उसका हिस्सा हुआ करता था अरुणाचल प्रदेश, और भारत जबरिया इस क्षेत्र को अपने इलाके में या अपने स्वामित्व में जताने की कोशिश करता है। द्वंद्व चलता रहा है, लेकिन ताजा तरीन खबर जो आज समाचार पत्रों में सार्वजनिक हुई है, रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मचेलानी जी, उन्होंने तिब्बत.cn जो चीन की अधिकृत वेबसाइट उसके हवाले से खबर दी कि चीन उस समय पे जब भारत अपने राज्यों के चुनावों में उलझा हुआ था, उसी दौरान में सीमा के निकट और कुछ हद तक भारत के अंदर भी 624 गांवों को बसा दिया है। नए गांव बसा दिए हैं, वहां पे सड़कों का जाल है, बिजली पहुंचाई हुई है और सारा कुछ कर दिया है। भारत की सुरक्षा के लिए से यह एक बड़ा खतरा है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन गांवों की बसाहट भारत की संप्रभुता को किस प्रकार से चुनौती है, क्या कुछ इसके नतीजे आने वाले समय में हो सकते हैं। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में आर एस मल्होत्रा साहब हैं, जो पूर्व राजनयिक हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान साहब हैं, देश के पूर्व उप सेना प्रमुख हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ हैं। और साथ ही स्वतंत्र राय रखने के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी भी हमारे साथ हैं। आप तीनों का स्वागत है। और सबसे पहले मैं कादियान साहब आपसे ही समझना चाहता हूं, ये खबर आपको कितना चिंता में डाल रही है जो आज हमारे बीच में सार्वजनिक हुई है कि पिछले कुछ समय में चीन ने अरुणाचल प्रदेश में, कुछ भारत के अधिकृत इलाके में भी और बाकी सरहदी इलाके में 624 नए गांव बसा दिए हैं, जो तिब्बत से जुड़ा हुआ इलाका है। आपकी प्रतिक्रिया? हिमांशु जी, चीन ने आज तक अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं माना है जी। हम इसको अपना हिस्सा मानते हैं मैकमोहन लाइन की वजह से, जो कि 1913 में शिमला में एग्रीमेंट हुआ था जी। सेक्रेटरी मैकमोहन थे, उनकी वजह से चीन उसमें शामिल नहीं था। तो चीन कहता हम तो कभी माने ही नहीं है। वो इसको तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा मानता है जी। दक्षिणी तिब्बत का एक प्रांत मानता है जी। और वो ऐतिहासिक तौर पर, लीगल तौर पर इस पर अपना दावा जमाए हुए है। इसमें वो लड़ाई नहीं करेगा रोजाना। चीन की जो स्ट्रेटेजी है वो बड़ी लंबे अरसे की है। वो धीरे धीरे इसके नजदीक आता जाएगा। जब हम कहते हैं कि कुछ अपने इलाके में, कुछ हमारे इलाके में, वो तो हमारी नजरिए में हमारा इलाका है। चीन तो कहता है सारा इलाका उसी का है। अगर उसने गांव बसाए हैं, उनका पर्पज एक ही हो सकता है, ये नहीं कि उसके पास जमीन की कमी है। तिब्बत तो पूरा इतना बड़ा इलाका है, पॉपुलेशन बहुत कम है। वो ये एक तो अपना हक जाहिर करना चाहता है, एक स्पाइंग करेगा, दूसरा सबोटाज करेगा, वहां के लोगों को कन्वर्ट करेगा, प्रोपेगेंडा करेगा। तो भारत की सुरक्षा के लिए एक ये समस्या है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो तो जहां तक मुमकिन है बॉर्डर को सिक्योर रख रही हैं, लेकिन अगर वो अपना मान के वहां गांव बसाएगा तो फौजी इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो पॉलिटिकल मुद्दा है। और भारत के बार बार कहने पर भी चीन और भारत की सीमा को चीन ने एक बॉर्डर का दर्जा नहीं दिया है। वो इसको अभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानते हैं। तो उसके इरादे तो साफ है। अब भारत क्या कर सकता है पॉलिटिकल लेवल पर या डिप्लोमेटिक लेवल पर, सिक्योरिटी लेवल पर तो जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हम पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं, वहां पर एतराज भी कर रहे हैं जब भी वो नए गांव बसाता है, लेकिन उसके इरादे में किसी को शक नहीं होना चाहिए। काजी साहब, मेरा एक थोड़ा इस पर सवाल हो सकता है, आपको असहज भी कर दे, लेकिन एक सामान्य भारतीय होने के नाते मेरा सवाल है। फौज है, पेट्रोलिंग कर रही है, देश की सीमा की सुरक्षा के लिए है, वो खबर आ रही है, हम ये सब करते रहे तो भी हमारी नाक के नीचे गांव बस गए। क्या मानते हैं कि ये फौज की द्वारा अनदेखी है, या फौज ने तो बताया होगा, निर्णय लेने का दम नहीं रहा हम में, इसलिए ऐसा हो गया? नहीं हिमांशु, ऐसी बात नहीं है। फौज तो देश की पॉलिसी फॉलो करती है। उसने लद्दाख में किया था, फौज ने एतराज किया, गलवान में मुठभेड़ भी हुई, कैजुअल्टी हुई दोनों तरफ की। फौज दोबारा कर सकते है, लेकिन देश को ये निर्णय करना है कि हम किस हद तक अपने एतराज को एक
बैटल का जामा पहना सकते हैं या इसको विवाद ही रखें। वो सिर्फ वही नहीं, वो तो जो भूटान की बाउंड्री ट्राई जंक्शन जो बनता है सिक्किम और भूटान के बीच में, वहां भी गांव बसा रहा है, वहां भी सिक्योरिटी का चक्कर है, वो भी बॉर्डर उसने नहीं माना है। वो बल्कि और भी बड़ा खतरा है कि वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा डाल सकता है। डोकलाम में 73 दिन का जो फेस ऑफ हुआ था वो वही वजह थी। उसके बाद उसने फिर गांव बसाए हैं और टेरिटरी भूटान की है, हालांकि सिक्योरिटी हमारी है भूटान की भी, लेकिन आप एतराज कर सकते हो और क्या करोगे आप। लेकिन ये देश को निर्णय करना है, फौज कर सकती है अगर देश चाहे तो, लेकिन ये निर्णय दिल्ली में पॉलिटिकल निर्णय होगा कि हम निर्णय करना है। कादियान साहब एक अजीबोगरीब स्थिति को बयान कर रहे हैं। फौज है, वो तो कदम बढ़ा सकती है, पर उस कदम बढ़ाने के संदर्भ में मैंडेट तो मिले, फैसला तो मिले। मैं आर.एस. मल्होत्रा साहब मेरे साथ में हैं। इस देश को बड़ी शिकायत रही पूर्ववर्ती सरकारों के संदर्भ में, मजबूत फैसले नहीं लिए, सही समय पर सही फैसले नहीं लिए। अभी की जो खबरें आ रही हैं ये भी डराती है मल्होत्रा साहब, फैसले अभी भी होते नहीं दिख रहे। थोड़ा रोशनी देंगे, अड़चन कहाँ है फैसला लेने में? यह हालत ही ऐसी है हमारी, तब भी हम में दम नहीं था, अब भी दम नहीं है, इसलिए हम केवल देखते हैं, बाकी कुछ करते नहीं है। इसके बारे में मैं यही कहना चाहता हूं कि पहले के मुकाबले में शायद अब पहले बेहतर है डिसीजन मेकिंग। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रुकी पड़ी है जी। आपने देखा होगा कि इन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी सुधार हुआ है। अगर चाइना ने अपनी तरफ तिब्बत से लेके हर जगह के ऊपर सड़कें बनाई हैं, रेलवे बनाए हैं, एयरपोर्ट बनाए हैं, तो भारत ने भी इसमें अब काफी काम किया है। आपने देखा ही होगा रोहतांग पास से लेके हर जगह पे भारत ने लंबी लंबी सुरंगें और सड़कें बनाई हैं। तो अब वहां अगर इतने ऊंचे पहाड़ों पे अगर सड़कें बनेंगी तो हमारे भी वहां लोग बसेंगे, हमारे भी गांव बसेंगे। तो ये तो टिट फॉर टैट रहेगा, इसी तरह से चलता रहेगा। अब आप यदि समझते हैं कि अगर चाइना ने वहां पे गांव बसा दिए हैं तो उसके बदले में लड़ाई की जाए, ये जरूरी नहीं है। वो गांव बसा रहे हैं, हम भी गांव बसा देंगे जी। पर गांव हमारे जो कब्जे का इलाका है उसके अंदर भी बसने की खबरें आ रही हैं। ये चीजें डराती नहीं है? अरुणाचल प्रदेश को चीन ने कभी भी मान्यता नहीं दी और उसमें उसकी 624 गांव, एक बड़ी संख्या है, उनका बसाया जाना क्या हमारी उस रणनीति को खारिज नहीं करता जिसके तहत बीच में हमने कोशिश की थी कि चीन के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हों, हम चीन के साथ में बहुत घनिष्ठ संबंध बनाए? क्या महसूस करते हैं इस घटना को आप बतौर विदेश मामलों के जानकार होने के नाते कि चीन के साथ जो हमारा अतीत का अनुभव था फिर भी हमने एक बार और धोखा खाना चाहा? मैं इसके बारे में यही कहना चाहता हूं कि ये तो एक अल्टीमेटली नेशनल लेवल पे ही डिसीजन होना है। मैं ग्राउंड सिचुएशन के बारे में मुझे तो जानकारी नहीं है कि वो अंदर आके बना रहे हैं कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उससे पहले ही कहीं बना रहे हैं। वो डिस्प्यूटेड भले हो, लेकिन अगर वो कब्जा उनका है तो आप उसके बारे में क्या करेंगे? आप भी अपनी तरफ के जो जमीन है उसके ऊपर आप भी सड़कें बनाएंगे और घर बनाएंगे और जो भी आपको जरूरी है अपनी सुरक्षा के लिए वो करेंगे। जो भी आपके लिए जरूरी है वो आप करेंगे। पर बतौर पत्रकार राजकुमार सिंह जी इस परिस्थिति को किस नजरिए से देखते हैं? क्या चीन के संदर्भ में पिछले 5 साल हमने जो रणनीति बनाई थी उसकी विफलता की कहानी है? चाहे पहले चीन के संदर्भ में जो गलवान घाटी में झगड़ा हुआ और अब जो ये खबरें आ रही है उससे पहले डोकलाम हुआ, चीन के संदर्भ में भी हम वैसे ही मात खा गए जैसे पाकिस्तान के संदर्भ में मात खाए नवाज शरीफ के साथ संबंध बेहतर करने की कोशिश के दौरान। हिमांशु जी, मैं तो कहूंगा कि चाइना से जो हमें खतरा है और चाइना के जो मंसूबे हैं जी, उनके आकलन में हमारी तमाम सरकारें चुकी जी। पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, पंचशील सिद्धांत दिए और उन्हीं के कार्यकाल में चीन ने आक्रमण कर दिया जी। मेरा ख्याल है कि वो आक्रमण हमारी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी आप देख लें कि हमने चीन के असली खतरे का सही आकलन नहीं किया। उसी का नतीजा है कि चाहे पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह की सरकार हो या अब नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चीन कभी बाज नहीं आया हमारी सीमा में आक्रमण करने से। चाहे उत्तराखंड की सीमा हो, चाहे हिमालय से लगती सीमा हो या अरुणाचल की सीमा हो, वो लगातार अपने मंसूबे में उसी दिशा में काम कर रहे हैं जिस दिशा में उनको करना है। ये बात बिल्कुल सही है कि सेना तब एक्शन लेगी जब उसको आगे बढ़ने के लिए कहा जाएगा, लेकिन मैं चीन से जो खतरा है और जिस तरह 624 गांव बस गए, एक दिन में नहीं बसे होंगे,
साल भर में भी नहीं बसे होंगे, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां तैयार हुआ है। अगर उसकी भनक हमारी इंटेलिजेंस को भी नहीं लगी जी, और अगर इंटेलिजेंस को लगी तो जाहिर सी बात है सूचना पॉलिटिकल लीडरशिप तक पहुंची होगी जी, और उसने कोई एक्शन नहीं लिया। तो कुल मिलाकर के चाइना के प्रति जो हमारी उदासीनता है वो लापरवाही का द्योतक है जी। दूसरी बात आप देखें कि हम नारे बड़े देते हैं, चीनी ऐप सब बैन कर देंगे, चीनी उत्पादों के बहिष्कारों की बात करेंगे, लेकिन चाइना के साथ हमारा कारोबार और व्यापार लगातार बढ़ रहा जी। तो दोहरे मापदंड क्यों है? मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमारे देश में अगर समाजवादियों को छोड़ दें जी, जॉर्ज फर्नांडिस, डॉक्टर लोहिया से लेके मुलायम सिंह यादव तक जी, तो चीन के खतरे को हमारे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने सही रूप से आकलन नहीं किया है। समय आ गया है कि हम चीन के खतरे को समझें। ये ठीक है कि हमारे चुनावी राजनीति में चुनावी मुद्दा नहीं बनता जी, जैसा कि पाकिस्तान बन जाता है, लेकिन हमको असली खतरा पाकिस्तान से ज्यादा चीन से है। पाकिस्तान की हैसियत भारत को परेशान करने की हो सकती है, खुराफात करने की हो सकती है जी, चीन की हैसियत उससे बड़ी है। दूसरी बात, अब जबकि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है जी, उसमें जो भारत की भूमिका है, उसके चलते अमेरिका भी उतना मुखर नहीं होगा हमारे साथ खड़ा होने के लिए जितना कि चीन के मुद्दे पर अतीत में होता रहा है। हमें समझना होगा कि जितनी भी महाशक्तियां हैं, दूसरी शक्तियां हैं, अपने अपने हित से संचालित होती है। इसलिए हमको भी अपनी विदेश नीति का सवाल हो, पड़ोसियों से रिश्तों का सवाल हो, सिर्फ और सिर्फ अपने हितों को प्रमुखता देनी चाहिए, और ये फैसला पॉलिटिकल लीडरशिप को ही करना। पर आज कादियान साहब की बात से पूरी तरह सहमत। पॉलिटिकल लीडरशिप को फैसला करना है, पर कादियान साहब मैं आपसे जानना चाहता हूं, चीन को लेकर असमंजस क्या है? फौज को निर्देश क्या रहते हैं? चीन के साथ हम संबंध बेहतर करने की कितनी भी कोशिश करते हैं, पर सीमा के संदर्भ में उसकी कभी भी गतिविधि मित्रवत तो रही नहीं। तो ऐसे में फौज किस मनस्थिति के साथ रहती है वहां? देखिए, फौज तो हिमांशु जी स्टेटस को बना के रखे हुए है जी। अब मल्होत्रा जी ठीक कह रहे हैं कि हम भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं जी। फर्क है तो ये कि हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो डिफेंसिव माइंडसेट से कर रहे हैं जी, कि वहां पर कम्युनिकेशन लेटरल तो बहुत मुश्किल है। तवांग से आपको लोहित या सुबानसिरी डिवीजन में जाना पड़े तो सड़कें बना रहे हैं जी। चीन जो डेवलप कर रहा है वो एग्रेसिव मोड के लिए कर रहा है। इन गांव को वो सैनिक के अड्डे के बतौर तैयार कर रहा है, वहां पर वो स्टॉकिंग भी कर सकता है, वहां हेलीपैड बनाएगा ताकि उसकी फौजें अगर कल उसको करना पड़े, कल का मतलब ये नहीं कि मैं कल ही कह रहा हूं, लेकिन आगामी कुछ दशकों में या एक सेंचुरी तक चीन इन मामलों में जल्दी में कभी नहीं रहा है जी। तो वो उसका हमारा कोई एग्रेसिव डिजाइन नहीं है। तो हमारी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन वो एक इस तरीके से हो रहा है कि हम किस तरीके से अपने देश की धरती को सुरक्षित रख सके। हमारा तिब्बत में जाने का कोई इरादा नहीं है जी। दूसरा, उन्होंने ठीक कहा पत्रकार जी ने कि हमारे रिश्ते सामान्य चल रहे हैं जी। आपने गलवान घाटी के बाद भी ट्रेड के आंकड़े देखो, कितना बढ़ गया ट्रेड जी। तो आप संकेत सिक्योरिटी फोर्सेस को क्या देना चाहते हैं? सिक्योरिटी फोर्सेस को आपको टास्क दे दी है कि अपने एरिया को निगरानी में रखो, वो रखे हुए जी। अगर कोई चीन उल्लंघन करता भी है, जो हमारी नजर में उल्लंघन है, चीन तो उसको नहीं मानेगा, वो भी रिपोर्टें आती हैं। ये निर्णय सरकार ने लेना है कि हम किस हद तक और अग्रसर हो सकते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस तो एक संसार देश का एक हिस्सा है, जो देश की जो सत्ता पॉलिटिकल लीडरशिप के हुक्म से चलती है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस तो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो अपना काम ठीक कर रहा है और करता रहेगा, पहले भी करता आया है। जब 62 में अगर गड़बड़ हुई थी, आपने फौज को तैयार ही नहीं किया था जी। आपको कोई आशंका ही नहीं थी कि चीन हमला करेगा। तो वो फौज का काम नहीं है कि वे वो उनकी मंशा, उनके इंटेलिजेंस या उनकी स्ट्रेटेजी को पता करे। आपने वहां भेज दिया, वो समर क्लोज में हाई ऑल्टीट्यूड पे बहुत सारी कैजुअलिटी तो ठंड से हुई है जी। तो अगर आपने इरादे पहले आप बनाए और फौज उसी तरीके से तैयार की जाती है। पर आपसे एक मूलभूत सवाल जानना चाहता हूं कादियान साहब, जो आप सेना का इतना लंबा तजुर्बा रहा है, बतौर फौजी आपने चीन की मंशा को क्या देखा है? चीन क्या तौर तरीका, क्या वाकई मित्रवत है जैसी कोशिशें हमारे देश से चलती रहती है, या हमें वस्तुतः ज़्यादा सचेत, ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है बजाय अन्य देशों के मुकाबले? हिमांशु जी,
इसका उत्तर दो हिस्सों में है कि हम चीन को कैसे देखते हैं। जी, मैंने ब्रिगेड कमांड किया था, डोकलाम मेरे नीचे था, उन दोनों कोई झगड़ा नहीं था, न तुला, जो सिर्फ एक बार्ड वायर के आर पार है, 10 गज के दूर पर एक दूसरे। जी, हम पार भी जाते थे, फैमिलीज आती थी, वो भी आते थे, वो सिगरेट मांगते थे, हमारे भी फैमिली आती थी जाती थी। नेवल चीफ आया जिन्होंने चीन इतनी करीब से देखा नहीं था, मैं खुद उनको पार लेके गया, चीन को बुलाया, आ जाते। तो वो ताल्लुकात तो बिल्कुल सामान्य है जी। लेकिन फौज टू फौज अगर कल लड़ाई हुई तो फिर हर सैनिक अपने देश के लिए लड़ता है। गलवान में भी पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं थी, वो कर्नल साहब तो पहले भी मिलने जाते थे, अब उनके कमांडर बदली हो गए, वो तो बताने गए थे कि भाई आपने ये तंबू यहाँ गाड़ा, ये सही नहीं है। अब वो कमांडर बदली हो गए थे तो वो दूसरी बात हो गई। लेकिन सोल्जर टू सोल्जर कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं होती। ये तो पाकिस्तान के साथ भी 1971 में सरेंडर के घंटों बाद मैं खुद ढाका में पहुंचा था। अगले 3-4 रोज जब तक हमने उनको डिसार्म नहीं किया और सब गले मिलते थे, किसी का दादा लुधियाना से गया था, किसी का लखनऊ से गया था, आपस में दुश्मनी नहीं होती, वो अपने हुक्म का पालन करता है, देश की देश चल रही होती है। चीन के साथ भी वही है। तो चीन के साथ भी वही है, लेकिन मल्होत्रा साहब शायद मुझे ज्यादा रोशनी दे पाए। आपसे जानने में दिलचस्पी है मल्होत्रा साहब, चीन के संदर्भ में हर राजनेता यह साबित करने की कोशिश करता है कि अतीत में ठीक नहीं हुआ, ठीक हम ही करेंगे, और हर बार साबित यह होता है कि पहले भी गलत थे, अब भी गलत है। वर्तमान में जो अनुभव है वो क्या बताता है और आने वाले समय के लिए क्या आगाह करता है? नहीं, इस बारे में हमें एक पर्सपेक्टिव में इस चीज को देखना चाहिए। जैसे अभी बात हो रही थी ट्रेड की, कि ट्रेड बढ़ता जा रहा है, तो ट्रेड कोई भारत का ही नहीं बढ़ता जा रहा है जी। चाइना की इकोनॉमी इस वक्त दुनिया की अगर परचेजिंग पावर पैरिटी पे देखें तो लगभग 29 ट्रिलियन डॉलर की है जी। और हमारा अगर ट्रेड उनके साथ 125 बिलियन डॉलर का है तो अमेरिका का उसके साथ लगभग 560 बिलियन डॉलर का है। अमेरिका के भी चाइना के साथ कई डिफरेंसेस हैं, ताइवान हो, साउथ चाइना सी हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो, ह्यूमन राइट्स हो, कई तरह के डिफरेंसेस हैं। लेकिन वो ऐसे नहीं है कि रिलेशन तोड़ के बैठ गए हैं, वो उनके साथ जहां भी कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट है वो कर रहे हैं, और शायद हमें भी यही रास्ता लेना पड़ेगा। अगर अभी बात हो रही थी कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेंसिव है, तो उसका भी कारण है, जब उनकी इकोनॉमी हमारे से 3 गुना ज्यादा बड़ी है चाइना की, तो हम ऐसी स्टेप नहीं ले सकते जो खुद ही हमें उसी जाल में हम फंस जाएं और ऐसी आर्म रेस में आ जाएं जिसको हम सस्टेन ना कर सकें। तो जब पॉलिटिकल लीडरशिप शायद डिसीजन जब लेती है तो इन सब मुद्दों को नजर रखते हुए ही लेती है। तो मुझे लगता है हमें जहां चाइना के साथ अपॉर्चुनिटीज हैं उनका फायदा उठाना चाहिए, और जहां तक हमारी सुरक्षा का सवाल है, सॉवरेनिटी का सवाल है, जो कोर इशू है उसके ऊपर हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। सुरक्षा संबंधी विषय कहा है मल्होत्रा साहब ने, मुझे जाना तो था राजकुमार सिंह के पास, देखिए मैं कादियान साहब आपके पास आना चाहता हूं। यूक्रेन रूस के संदर्भ में यूक्रेन को हम देख रहे हैं, अगर पड़ोस में एक मजबूत देश होता है तो आपकी हालत कितनी खराब कर सकता है ये सामने दिख रहा है। भारत और चीन के संबंध के संदर्भ में ऐसे दृश्य की कल्पना की जा सकती है, पर ऐसे में खबर ये आ रही है कि हमने अपना रक्षा बजट पहले के मुकाबले और घटा लिया है। क्या हम सुरक्षा की दृष्टि से इतने महफूज हो गए हैं, हमारी सीमाएं इतनी सुरक्षित हो गई हैं कि हम सैन्य बजट को घटाना बर्दाश्त कर सकते हैं, या आपको लगता है एक फैसला है जिसमें पुनर्विचार करने की जरूरत है, देश को ज्यादा सैन्य दृष्टि से मजबूत बनाने की आवश्यकता है वर्तमान संदर्भों में? हिमांशु जी, हमारे और यूक्रेन के हालात में कुछ फर्क है जी। यूक्रेन को रशिया को कमजोर करने के लिए लड़ाया जा रहा है। बहुत सारे देश हैं जो चाहते हैं कि लड़ाई चलती रहे जी। हमारी चीन की आपसी ये दोपक्षीय मामला है जी। हालांकि हम क्वाड वगैरह में शामिल तो हो गए, एक ही तरीका है, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएं और अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाएं। अगर आपके बाजू मजबूत है, किसी में हिम्मत नहीं होगी आपकी तरफ आंख उठाए। अगर वो नहीं है तो आप कोई भी स्ट्रेटेजी बना लें, कितनी डिप्लोमेसी कर लें, कुछ नहीं कामयाब होगा। आपकी अगर लाठी मजबूत है तो आपकी आवाज मजबूत होती है, अगर आपकी लाठी कमजोर है, आपका बटुआ ढीला है तो कुछ नहीं होगा। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है जनरल कादियान साहब की, उन्होंने देसी भाषा में बता दिया, कुल मिला के अपनी लाठी मजबूत करो। पर लाठी मजबूत होगी कैसे राजकुमार सिंह जी?
बजट घटा रहे हैं सैन्य खर्च का, और कादियान साहब बोल रहे हैं कि बचोगे तो तभी जब लाठी मजबूत होगी। यहां तो लाठी बचेगी, इसका संकट दिख रहा है। क्या कहते हैं आप? देखिए हिमांशु जी, मैं फिर कह रहा हूं बार बार कि चीन से जो असली खतरा है, पहले तो चीन के चरित्र को समझना चाहिए जी। अभी मल्होत्रा साहब कह रहे थे कि अमेरिका के और चीन के बीच तमाम मतभेद हैं, तमाम मुद्दों पर है, लेकिन चीन और अमेरिका के बीच उस तरह का संकट नहीं है जैसा भारत और चीन के बीच है। हमारी सीमा उससे लगती है। हम अतीत में आक्रमण का दंश झेल चुके हैं। गलवान घाटी बहुत पुरानी घटना नहीं है। अमेरिका का ऐसा कोई अनुभव नहीं है। तो हमारे स्टेक्स कुछ अलग तरह के हैं, ज्यादा बड़े हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ी चीज कोई नहीं होती। दूसरी बात, अगर उसकी इकोनॉमी बड़ी है तो क्या हम डर के बैठ जाएं? हमारी सुरक्षा करने कोई और आएगा? आप दुनिया भर के चीजों में कटौती कर सकते हैं, लेकिन रक्षा बजट में अगर कमी करेंगे तो आप अपनी सुरक्षा भी नहीं कर पाएंगे। आक्रामक रक्षा नीति तो छोड़ दीजिए। राज कादियान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो नया विश्व ऑर्डर है, रूस और यूक्रेन के टकराव ने दिखा दिया कि चाहे वो 20वीं सदी से 21वीं सदी में आ गए हैं, अभी भी चलन वही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नाटो देश हो, अमेरिका हो, सबने यूक्रेन को पुदीने के पेड़ पर चढ़ा दिए, चढ़ जाओ। हुआ क्या? कोई साथ देने आया? कुल मिलाकर के मैं ये नहीं कह रहा कि हम चीन की तरह साम्राज्यवादी मंसूबे लेकर के चलें, लेकिन चीन के साम्राज्यवादी मंसूबों को पहचाने तो सही। हम खाली अपनी सुरक्षा की दृष्टि से बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। चीन ने 624 गांव बसाए, वहां लाके लोगों को बसाया जा रहा है, बसने के लिए उनको युआन दिए जा रहे हैं, तरह तरह के आकर्षक प्रलोभन दिए जा रहे हैं। और उसकी नीति क्या है? गलवान से पहले भी, गलवान के बाद भी वो हमारी घेराबंदी कर रहा है। घेराबंदी क्यों कर रहा है? दोस्ती के लिए हाथ मिलाने के लिए तो नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं मंसूबे ये हैं कि भारत उसको एक उभरती हुई ताकत नजर आता है। ये समय वही है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को अतीत के अनुभवों से सीख लेकर के वर्तमान को सही आकलन करके भविष्य की तैयारी करनी पड़ेगी। अन्यथा हमको एक बड़ा धोखा खाने के लिए तैयार रहना चाहिए। गलवान घाटी उसका एक ट्रेलर है जो हम देख चुके हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बातचीत के मर्म पे पहुंचे तो इतना स्पष्ट है कि ये जो गांव की बसाहट है, ये देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए आने वाले समय का खतरा है। एक बड़ा खतरा तो इस रूप में है कि अरुणाचल प्रदेश में अभी वहां पर जो लोग रहते हैं उनकी भावनाएं भारत के साथ हैं, पर एक बड़ी आबादी सटी हुई अगर चीन के साथ जुड़ी हुई वहां पर बसाहट के रूप में आएगी तो देश की संप्रभुता के संदर्भ में संकट पैदा करेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो इस बातचीत में निकल कर आ रही है वो ये है कि कुल मिलाकर अपनी लाठी मजबूत करने की जरूरत है। बेहतर होगा ये देश भले ही एक समय भूखा रहने का संकल्प ले, लेकिन सुरक्षा के संदर्भ में जरूरतों के साथ कोई समझौता देश की हुकूमत ना करे, चाहे वह किसी भी कीमत पर क्यों ना हो, पर देश की सुरक्षा सर्वोपरि रहनी चाहिए। तो क्या उम्मीद करें कि हुकूमत वर्तमान के इस संकट को समझेगी और समय लेते हुए वह फैसले लेगी जो देश की जरूरत है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। जिस प्रकार की देशों के बीच में टकराव है, जिस प्रकार की एक दूसरे के संदर्भ में प्रतिद्वंद्विता है और जिस प्रकार की मानसिकता एक दूसरे को खत्म कर देने के संदर्भ में है, उसको खारिज करते हुए आज का शेर ये कहता है कि जमी को एक खुदा वो जलजला दे, कि जमी को एक खुदा वो जलजला दे, निशा तक सरहदों के जो मिटा दे। परवीन कुमार अश्क ने ये जो उम्मीद जाहिर की थी कि कुल मिला के जलजला एक बार ऐसा आ जाए कि पूरी दुनिया में कोई मुल्क ही ना रह पाए, कोई सरहद ही ना रह पाए। आशा ये कि कुल मिला के इंसान रहे और इंसानियत रहे। अगर हम मुल्कों के संदर्भ में एक दूसरे को इस कदर खारिज करेंगे तो शायद इसके अलावा उम्मीद कर भी क्या सकता है। विचार कीजिएगा और इसी के साथ मुझे दीजिए याद, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सादा पड़ा।